हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस विदेशी बुक का देसी एक्सप्लेनेशन आज हम देखते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ने बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया है जो कि एक आज तक फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होते रहे हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत ही आसान भाषा में रॉबर्ट ने उजागर करने की कोशिश की है। और इस बुक की सफलता का राज भी वही है कि किताब बहुत ही आसान भाषा में है और ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी के खुद की जीवनी के ऊपर आधारित है। मतलब उन्होंने सिर्फ इस किताब में ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि इस किताब को उन्होंने जिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब के ज़रिए रॉबर्ट क्या संदेश देना चाहते हैं और हम क्या लेसन सीख सकते हैं। हालांकि किताब विदेशी है लेकिन उसे हमारे भारतीय संस्कृति और कल्चर के अनुसार या यहाँ की अर्थव्यवस्था के अनुसार या यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के अनुसार हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। तो रॉबर्ट के दो पिताजी होते हैं जो कि एक उसके सगे पिताजी और दूसरे उसके फ्रेंड के पिताजी, फ्रेंड के डैड, माइक के डैड। तो ये दो पिताजियों की कहानी है। एक पिताजी रिच होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अच्छा सा डिसिप्लिन होता है, हालांकि उनकी स्कूली शिक्षा कम होती है। और दूसरे उनके खुद के पिताजी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं बस उन्हीं को पूरा कर पाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। तो रॉबर्ट जब अपने पिताजी से किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि क्यों ना वो उस रिच डैड के पास जाए और पैसे कैसे कमाए उसकी सलाह ले ले। तो ये पूरी कहानी उसी के ऊपर आधारित है। तो रॉबर्ट जाते हैं उनके पास और वो रिच डैड उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक 9 साल के छोटे लड़के को वो किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, इसकी ये कहानी है। तो चलिए जानते हैं रिच डैड पुअर डैड का लेसन नंबर 1 क्या है। लेसन नंबर 1 कहता है कि पे टू योरसेल्फ फर्स्ट। अब ये बहुत अटपटा सा लगने वाली बात है कि खुद को पे करो का क्या मतलब है। खुद को पे करो का ये मतलब है कि जो भी पैसा, जो भी आमदनी, जो भी सैलरी, जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो मंथ के एंड में, उसे सबसे पहले इन्वेस्ट करो, अपने आप के लिए रखो। अगर आपने गोल रखा हुआ है कि आपको महीने का 1 लाख रुपए एट एनी कॉस्ट इन्वेस्ट करना है, जस्ट एज एग्जाम्पल, तो आपको उस 1 लाख को इन्वेस्ट करना ही है। पहले आपको उस पैसे को इन्वेस्ट ही करना है, किसी और चीज़ के लिए, किसी और एक्सपेंसेस के लिए उसे हाथ नहीं लगाना है। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट सबसे पहले मैं अपने आप को पे करूँगा और दुनिया भर के सारे बिल्स बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले मेरी इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं लेसन नंबर 2। इस लेसन में रॉबर्ट कहते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आप एसेट्स पहले बिल्ड करो एंड देन उस एसेट से कमाई हुई प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप अपनी लायबिलिटीज़ को परचेज करो। फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर एसेट्स एज लैंड हो गई, गोल्ड हो गया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको सही लगता है पहले उस आपके पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिएगा। देन उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है, सपोज आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, आपने स्टॉक्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, उससे जो डिविडेंड आ रहा है, उससे जो रिटर्न्स आ रहा है, उस पैसे से आपके शौक पूरे कीजिएगा। महंगी कार चाहिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन वो पैसा आपके एसेट से जनरेटेड इनकम होनी चाहिए। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, बड़े बड़े शौक ले लीजिए, लेकिन उस पैसे से। अगर आप सबसे पहले लायबिलिटीज़ परचेज करते जाएंगे तो आपकी नैया तो डूबेगी भाई। चलिए अब देखते हैं लेसन नंबर 3। इस लेसन में रॉबर्ट हमें अपना इनकम स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट और हमें जो कैश फ्लो है उसे मैनेज करने की सलाह देते हैं।
उसे मैनेज करते वक्त हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारे इनकम स्टेटमेंट में इनकम का कॉलम ज़्यादा भरा हुआ हो और एक्सपेंसेस का कॉलम कम। बहुत ही फतेह की बात है, लोग अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई। इसी तरीके से अपने बैलेंस शीट में भी आपको ख्याल ये रखना है कि आपके एसेट्स का कॉलम ज़्यादा होना चाहिए और आपकी लायबिलिटीज़ का कॉलम कम होना चाहिए। जो लोग इसका उल्टा करते हैं दे ऑलवेज सफ़र। आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटी से 1 गुना 2 गुना 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। यही रूल है कैश फ्लो के लिए भी। कैश फ्लो हमेशा डाइवर्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स परचेजिंग न्यू एसेट्स। तो दोस्तों चलिए देखते हैं रॉबर्ट अपने चौथे लेसन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको आपका आईक्यू तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ आपको आपका इमोशनल क्वोशंट भी बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली लिटरेट भी होना है। आप कहोगे मैं हम तो है ऑलरेडी। नहीं, 1 रुपया आता कैसे है और 1 रुपया कैसे जाता है, इसकी जानकारी जिस दिन आपको हो जाएगी, जिस दिन बेसिक अर्थशास्त्र का आपको समझ में आ जाएगा, उसी दिन आप ये कह पाओगे कि मैं फाइनेंशियली लिटरेट हो गया हूँ। क्योंकि ये इकोनॉमी आपको मजबूर करेगी कि आप खर्चा करो, शो ऑफ करो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए ही। आपकी सैलरी आती नहीं है, आपकी इनकम आती नहीं है, खर्च हो जाती है सारी दुनिया भर के शो ऑफ के लिए। आप दुनिया के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो। आप किस पे खर्चा करोगे इसका अधिकार आपका होगा। कोई अगर ये बोल देगा कि ये चीज़ पुरानी हो गई है, इसे बदलनी चाहिए, तो अगर आपके इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ बैठ रही है तभी आपको लेनी है, ना कि दुनिया के प्रेशर में। अब देखते हैं लेसन नंबर 5। इसमें ये रॉबर्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी एसेट्स आप अर्न करते हो उसे आपको मेंटेन रखना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सडनली लॉटरी लगती है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाता है, अचानक से महंगी महंगी कारें आ जाती हैं, जो कि उन्हें उसे बाद में लेना होता है, पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन नहीं, उस पैसे से महंगी कारें आ जाती है, आलीशान घर बन जाते हैं, सारी लायबिलिटीज़ परचेज की जाती हैं। एंड देन आप देखेंगे 10-15 साल के बाद फिर से वो जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं। एक बहुत महान एंटरप्रेन्योर जिम रॉन, वो हमेशा कहा करते थे कि दुनिया का सारा पैसा सारे गरीबों में एक साथ बांट दो, एक जैसा बांट दो, कोई भेदभाव नहीं, सब में बराबर बांट दो। देखना 15 साल के बाद, 10 साल के बाद अमीर फिर से अमीर हो गया होगा और अनफॉर्चुनेटली गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। तो अगर आपके पास अमीरों वाली मानसिकता है तो आप अमीर बनोगे, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ये बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत ही महान रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। तो एक छोटे से वीडियो में या इतने सिर्फ लेसन बताने से काम होगा नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब की एक छोटा सा कंक्लूजन जो मैंने निकाला है कि वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल सेल्फ डिसिप्लिन ही वो कुंजी है। अगर वो कुंजी आपके हाथ लग जाती है तो आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके मित्र परिवार को आगे सेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।